नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एग्जिट पोल एक बार फिर आ गए हैं क्योंकि एक बार फिर चुनाव हुआ है और एग्जिट पोल इस बार परिणाम कुछ दिखा रहे हैं जैसे कि हमेशा दिखाते हैं। ऐसे ही एक पोलस्टर यशवंत देशमुख जी सी वोटर से हमारे साथ हैं। यशवंत जी, मैं सबसे पहले तो एक सबसे मुख्य सवाल पूछ दूं। पिछली बार एग्जिट पोलस्टर्स की बड़ी जबरदस्त पिटाई हुई और बदनामी भी खासी झेलनी पड़ी कि आपने तो एक पार्टी को जिताया हुआ था। आप मतलब मैं संपूर्ण एग्जिट पोलस्टर्स की बात कर रहा हूं। स्टॉक मार्केट में पैसा इधर उधर कर लिया, खूब पैसा पीट लिया, कमा लिया और उसके बाद फिर चले आए। आपको लगता है या आपको महसूस हुआ ये चीज कि 2024 के लोकसभा के बाद द रेप्यूटेशन ऑफ एग्जिट पोलस्टर्स टुक अ बीटिंग, जो आपको इस बार महसूस हुआ हो? वो हर चुनाव ही जो है अग्नि परीक्षा की तरह से ही लगता है संकेत। अब 30 साल हो गए ये काम करते हुए। कब कब ऐसा होता है कि इज्जत दांव पे नहीं लगी होती? कभी मुझे तो कभी नहीं याद आता। जब सही हो जाता है तो कोई बैठ करके फूल माला देने नहीं आता, कभी गलत होता है। और मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा में लोगों का ज्यादा गुस्सा इस बात पे था कि वो 400 पार का बीजेपी का नारा और जो कई सारे एग्जिट पोल वाले हमारे सहयोगी 400 पार वास्तव में चले गए, वो थोड़ा सा ज्यादा हाजमे के लिए खराब हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो गए उन्होंने भी सोचा होगा कि क्या गलती कहाँ पे हुई, क्योंकि एक्सट्रीम क्या होता है, एक सामान्य मैंडेट में एक कंजर्वेटिव, जैसे कि मैं कंजर्वेटिव पोलस्टर हूं, यानी मैं बहुत साफ बोल देता हूं कि वोट शेयर ही है जो सर्वे बताता है आपको। वोट से सीट का जो कन्वर्जन है ये एग्जिट पोल का या किसी का भी हिस्सा नहीं होता। पिछली बार लेकिन बताया इंडिया में हमारे यहाँ पे वोट शेयर पे बात ही नहीं होती, सारे लोग सीट शेयर पे ही झुके रहते हैं अपने आप को। हाँ। अब सेम वोट शेयर के अंदर ही एक सामान्य मेजॉरिटी से लेके 2/3 3/4 बहुमत तक कोई भी कैलकुलेशन आपका बता सकता है। आप कंजर्वेटिव रहें तो आप विनर सही पकड़ लेंगे, और अगर आप हाइपर रहें तो लैंडस्लाइड को आप कभी कभी सही पकड़ सकते हैं। हाइपर रहने पे और सही हो जाने पे फूल मालाएं बहुत मिलती हैं, क्योंकि आप एक ऐसा मैंडेट बता रहे हैं 2/3 3/4 जो लोगों को याद रहता है। और जब आप कंजर्वेटिव होके बताते हैं और कंजर्वेटिव रिजल्ट आता है तो लोग कहते हैं ठीक है, तो आना था, हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मेरा मानना है कि दोनों ही तरफ के नुकसान ज्यादा होते हैं। हाइपर होने के नुकसान ज्यादा और भी होते हैं क्योंकि लोगों को हाइपर चीजें याद रहती हैं। मसलन जिन्होंने 2014 या 2019 का हाइपर स्वीप बताया वो लोगों को याद था, उसकी बहुत तारीफ हुई। लेकिन अगर आप 400 पार के ऊपर गए, लोगों को वो भी याद रहेगा, और वो नहीं हुआ तो गालियां भी पड़ेंगी। तो ये उस तरीके के एक्सट्रीम होने का नुकसान कई बार कई हमारे सहयोगियों को हो जाता है। उसमें मैं नहीं कहूंगा उनकी गलती, ये कॉल है, एडिटोरियल कॉल। कोई सामान्य रूप से कंजर्वेटिव कॉल लेता है, कोई सामान्य रूप से अपर साइड की कॉल लेता है। हम लोग अपर साइड की कॉल लेते नहीं, तो इसलिए जो जितना जरूरी है उतना समझिए और वोट शेयर को प्रतिबिंब मान के एनालिसिस कीजिए। बहुत ज्यादा सीट शेयर पे उत्तेजित और होने की आवश्यकता भी नहीं है, और जरूरत भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। यशवंत जी, एक एक करके दोनों प्रदेशों की बात करते हैं और इस बार जो एग्जिट पोल किया सी वोटर ने उसी की बात कर लें। जम्मू कश्मीर में बहुत क्लियरली एक पैटर्न पकड़ने का प्रयास सी वोटर ने किया है, और क्योंकि सी वोटर में आपने पिछली बार मुझे बताया था कि आपका एक डेली ट्रैकर चलता रहता है, तो वो डेली ट्रैकर भी कोई एक चीज बता देगा। आपके डेली ट्रैकर में एक एक करके बात करते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में क्या वो डेली ट्रैकर ये ट्रेंड पकड़ रहा था कि बहुत हद तक मुमकिन है कि पीडीपी का डेसिमेशन होगा, कि कांग्रेस और एनसी का कुछ हद तक मोबिलाइजेशन होगा, थोड़े से गेन्स जम्मू में और बहुत सारे गेन्स कश्मीर में, और बीजेपी ऑब्वियसली जब 19 सीट लड़े हैं 47 में घाटी में, तो उनके गेन्स भी बहुत लिमिटेड होंगे? ये आपके ट्रैकर में दिख रहा था जो पोल परसेंटेज में संकेत, ये ट्रैकर में भी आ रहा था। और अगर आप हमारे इंडिया टुडे के जो मूड ऑफ द नेशन हर 6 महीने पे हम करते हैं उसमें देखेंगे तो वो भी आपको ये बात वहां पर भी आपको साफ जाहिर हो जाएगी कि पिछला जो पीडीपी और बीजेपी का एक्सपेरिमेंट था उसके बाद में पीडीपी का ग्राफ लगातार गिरता वहां पे चला गया। इनफैक्ट लोकसभा के समय में जब हमने उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती दोनों के हारने की भविष्यवाणी की थी तो लोगों को झटका भी लगा था कि ये दोनों ही लोग हार रहे हैं तो जीत कौन रहा है।
तो स्वाभाविक सी बात है, पीडीपी का ग्राफ नीचे गया है, एनसी का ऊपर गया है, क्योंकि एनसी अगेन वो डिफॉल्ट पार्टी है, दूसरी वहां की बड़ी पुरानी पार्टी है, उसका लाभ उनको मिला है। लेकिन जम्मू में बीजेपी की जो ग्राफ है वो कम नहीं हुआ है। तो कांग्रेस का जम्मू में एक तगड़ा उभार होना आवश्यक है इस बात के लिए कि अगर एनसी और कांग्रेस की बहुमत में सरकार आए, नंबर एक बात। नंबर दो, इसलिए भी आवश्यक है संकेत, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक सामान्य राज्य नहीं, हम सब जानते हैं कश्मीर घाटी पूरी तरह मुस्लिम बहुल है, जम्मू हिंदू बहुल है, और 75 साल से शिकायत वहां पे 370 को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर के स्वाभाविक सी बात है, वहां कम्युनल पॉलिटिक्स और कम्युनल डिसहार्मनी और जितना लड़ाई झगड़ा और आतंक था उसका भी एंगल है उसमें। तो जम्मू के लोगों को अभी भी उसकी याद है, और उसमें उनको एक सत्ता में भागीदारी का जो मांग पहले लद्दाख वाले भी करते थे, लद्दाख की भी स्थिति वही थी। अब इस सारी परिस्थिति में क्या कांग्रेस वापस उतना जम्मू में जीत पाती है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अगर वो बड़ी संख्या में सीट 15-18 सीट लेके नहीं आती है तो जम्मू की भागीदारी जो भी सरकार बनेगी उसमें नहीं हो पाएगी। ये एक विषय रहेगा। क्योंकि मुझे याद है मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब से ये सवाल पूछा गया था कि आप कांग्रेस के साथ क्यों नहीं गए, बीजेपी के साथ क्यों गए, तो उन्होंने एक बहुत क्लासिकल उत्तर दिया था कि कांग्रेस के पास में जितने भी एमएलए चुन के आए उसमें एक भी हिंदू एमएलए नहीं था, तो मैं ऐसी पार्टी के साथ में कैसे सरकार बना सकता हूं जिसमें भागीदारी की सरकार कहें, उसमें एक भी हिंदू भी ना हो। तो एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिससे हम, क्योंकि कश्मीर का दर्जा अलग है और उसकी परेशानियां अलग है। और संकेत, आपसे मैंने पहले ही बताया था कि ट्रैकर के अलावा बहुत सारे आपके दर्शकों को शायद ये याद भी हो, या अगर नए होंगे और युवा होंगे तो उन्हें नहीं पता होगा, कश्मीर का पहला सर्वे सी वोटर ने ही किया था मिड 90s में। उसके पहले कभी कश्मीर में सर्वे ही नहीं किया गया था, और वीक मैगजीन का फ्रंट इश्यू था, और बीबीसी में उस समय उसकी लीड बनी थी, क्योंकि 87 के चुनाव के घाव बहुत ताजा थे, और वैली में कश्मीर घाटी में 82% लोगों ने उस समय हमारे सर्वे में कहा था कि उन्हें चुनाव प्रणाली पे भरोसा नहीं है, उन्हें लगता है चुनाव रिग हो जाएंगे जैसे 87 में रिग किए गए थे। तो आप ये देखिए कि उस समय से लेके अभी तक के पूरे इसमें सबसे बड़ा अंतर 370 के ऊपर बड़ी बातचीत होगी, मैं 370 पे अभी आऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है संकेत, पहली बार मैंने देखा कि टर्नआउट जेन्युइनली बहुत ज्यादा बढ़ा है। अगर आप वैली के अंदर श्रीनगर डाउनटाउन की सीटें देखें तो बहुत सारी सीटों पे जहां पे 3-3, 4-4% टर्नआउट होता था, वहां पे 30-30, 35-35% तक टर्नआउट हुआ है। अब वो भाजपा के विरोध में, किसी के केंद्र के विरोध में, भारत विरोधी इमोशन में, चाहे किसी भी आप जो भी लपेटना चाहें, जो भी जिसको चाहे उसमें से निकाले, लेकिन मुख्य बात क्या है, जब मैं जाता था पहले कश्मीर 90 के दशक में वहां पे सर्वे करने के लिए, बड़ी तादाद में लोग बोलते थे कि हमको सिक्योरिटी एजेंसीज फोर्स करके निकालती हैं क्योंकि हमको दिखाना जरूरी होता है उंगली पे निशान, नहीं तो हमें परेशान करती हैं, अन्यथा हम चुनाव में हिस्सा लेने नहीं जाए। इस बार तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, लोग अपने आप निकले, कहीं एजेंसीज नहीं, कुछ नहीं। पहली बार बड़ी तादाद में भारत सरकार ने विदेशी राजनयिकों को पर्यवेक्षक की तरह से ले गई दिखाने के लिए कि देखिए आइए आप चुनाव कैसे हैं। तो लोगों का गुस्सा अपनी जगह वैली में 370 को लेकर के जायज है, वो अपनी इमोशन है, जम्मू में उसके पक्ष में है कि अच्छा हुआ हटाया गया, लेकिन लोकतंत्र में भागीदारी जबरदस्त बढ़ी है। तो अगर हम इसमें सबसे बड़ी अगर कोई चीज हम लेना चाहें, कौन जीते कौन हारे इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने कश्मीर का जो हाल 90 के दशक में देखा और जो आज देख रहा हूं उसमें अंतर है, और भागीदारी लोकतांत्रिक तरीके से बढ़ी है। उम्मीद करता हूं कि जो जनादेश आएगा उसका सम्मान होगा और उसके हिसाब से लोगों को सत्ता में अपनी भागीदारी मिलेगी। बिल्कुल। अब हालांकि आपने ये बोला है कि सीट शेयर पे ही बात होनी चाहिए और वो माफ कीजिएगा, वोट शेयर पे बात होनी चाहिए, सीट शेयर पे नहीं, लेकिन अब आप ही का जो एग्जिट पोल है वो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी को जो रेंज दे रहा है वो है 40 से 48, 90 की विधानसभा में। अब ऐसे में आप या तो पीडीपी के समर्थन से या अपने दम पर या कुछ निर्दलियों के सहारे से आप सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। तो ये अगर आप वोट शेयर के संदर्भ में अगर समझाना चाहें, वोट शेयर में बताना चाहें, खास तौर से रिप्रेजेंटेशन ऑफ जम्मू, क्योंकि जम्मू रीजन में आप कांग्रेस एनसी को 11 से 15 दे रहे हैं, तो इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर
जम्मू रीजन में कांग्रेस और एनसी का कितना है? देखिए, जम्मू रीजन में बीजेपी करीबन 40% पे बैठी है। वैली रीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस करीबन 40% पे बैठी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन। और वैली में बीजेपी को 2-3% ही वोट मिलते हैं। वो कोई बहुत बड़ा मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना। लेकिन जम्मू में 35% के आसपास अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वोट हैं। तो एक मोटा मोटा मैं बॉल पार्क फिगर आपको ये बोल रहा हूं। तो वोट शेयर के लिहाज से लोकसभा में बीजेपी जम्मू में 50% के ऊपर पाती रही है, लेकिन विधानसभा में 10%, वो जैसा कि देश के बाकी राज्यों में भी होता है, मोदी डिविडेंड जब नहीं होता है तो 10% 15% बीजेपी के वोट राज्य के चुनाव में कम हो जाते हैं। तो जम्मू में भी वही हुआ है। कांग्रेस गठबंधन, नैन्सी गठबंधन पीछे है बीजेपी से, और उसको अभी बड़ी तादाद में वहां सीटें जीतने में शायद हो सकता है कि दिक्कत आए। जो वोट शेयर के लिहाज से इंटरेस्टिंग बात वैली के अंदर की है कि वो पीडीपी को करीब करीब 20% का ड्रॉप हो गया है। करेक्ट। और 20% का ड्रॉप बहुत तगड़ा होता है, और वो ड्रॉप हो करके अन्य के खाते में गया है। यानी जो वहां पे एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस, एंटी बीजेपी वाले जितने इंडिपेंडेंट छोटी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाने का खामियाजा ये उठाना पड़ा है पीडीपी को। और वो उस नैरेटिव की लड़ाई में, बावजूद इसके कि वो बहादुरी भरा कदम था मेरा मानना है, लेकिन वहां की लोकल इमोशन की लड़ाई में वो उसमें पिट गए हैं, हार गए। यशवंत जी, मुझे ये बताइए, ये जो एक्स फैक्टर हैं कश्मीर के, मेरा कश्मीर पर आखिरी सवाल, फिर हरियाणा के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे एक्स फैक्टर्स थे कश्मीर में। अब जैसे एक एक्स फैक्टर 2024 के लोकसभा चुनाव में इंजीनियर राशिदी थे, उनकी एआईपी, और भी तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं, इंडिविजुअल्स हैं जिनकी पार्टी की शक्ल है। आपको लगता है कि इस बार भी इंजीनियर राशिद वो काम करते हुए दिख रहे हैं जो उन्होंने लोकसभा 2024 में किया था? देखिए, इंजीनियर राशिद का उभाव अलगाववादी भावनाओं का उभाव था, जो 370 के खिलाफ लोगों ने वहां पे उस पर्टिकुलर सीट पर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं जाना चाहते थे। बाय द वे, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री वाजपेयी के साथ में अलायंस में थी, और उमर अब्दुल्ला वाजपेयी के अंडर मिनिस्टर थे। तो पीडीपी कोई पहली पार्टी वैली के नहीं है जो बीजेपी के साथ, ये बात बतानी बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी उस जेल में रहते हुए वो उस भावना के, उस अलगाववादी, उसके इमोशन के वो ध्वजवाहक बने, और उन्होंने अपने को जीत हासिल कराई। उनका जेल से बाहर आना, चुनाव लड़ना, एक तरह से मैसेज या नैरेटिव ये चला गया कि अब ये बीजेपी से मिले हुए हैं, और ये मैंडेट को बिगाड़ने या मैंडेट को भ्रमित करने के लिए अब आ रहे हैं। अब कितना होगा, क्या होगा, मैं नहीं कह सकता। इंजीनियर राशिद के शब्दों में खुद ही है कि हो सकता है वो 10 से 15 सीट जीत जाए, हो सकता है एक भी ना जीते। ये उन्होंने खुद बोला इंटरव्यू में। मैं अभी किसमें, अगर मैं गलत नहीं तो शायद इंडियन एक्सप्रेस में वो इंटरव्यू था। नहीं, जैसे आपका सर्वे है वो कहता है अदर्स की श्रेणी में आपने 6 से 10 दिया है। अब सोचिए, अगर ये 6 से 10, मैं समझ सकता हूं कि इसमें शायद तो कुछ एआईपी और अल्ताफ बुखारी और हमारे इसमें एक एआईपी 3 सीट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लोन साहब की, सजाद लोन की पार्टी के हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं। और ये बात भी सही है कि कश्मीर की कम से कम 25 सीटें ऐसी हैं वैली में जहां पे इंडिपेंडेंट और स्मॉलर पार्टीज या तो जीत रही हैं या नंबर 2 पे हैं, बहुत क्लोज। तो ऐसे में एक मामला खुलता ये है कि देखिए संकेत, जो सर्वे नाम की चीज होती है, वो एक एक सीट पे आप हजारों सैंपल लें तो एक एक सीट का आप उस तरह से बता सकते हैं। लेकिन पूरे वैली का या पूरे रीजन का आप जब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं तो वोट शेयर तो आप फिर भी पकड़ लेंगे। सीटों के बदलाव में मामले में एक ये खतरा हमेशा रहेगा कि लोकल इंडिपेंडेंट या छोटे कैंडिडेट्स अगर कहीं जीतने की स्थिति में आते हैं तो वो उतना ज्यादा सही तरीके से पकड़ में शायद नहीं आ पाते। करेक्ट। लेकिन इसलिए वो 10-15 सीटों पे वो संभावना हमेशा बनी रहेगी कि इंडिपेंडेंट्स की संख्या हो सकता है कि कुछ बढ़ जाए, ये भी संभावना रहेगी। लेकिन ये जो वो संख्या बढ़ने का संकेत कतई नहीं है कि वो बीजेपी के लिए संभावना बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा सवाल था कि जब ये इंडिपेंडेंट आएंगे भी, और ये जब देखते हैं कि एक पार्टी और एक फॉर्मेशन कांग्रेस एनसी का वो सत्ता की ओर बहुत नजदीक है, तो शायद एक अलाइनमेंट उनकी तरफ हो। ये बहुत हद तक मुमकिन है, हमने राजनीति में ये होते हुए भी देखा है। जम्मू कश्मीर कैन बी नो डिफरेंट। राजनीति में असंभव संकेत कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस जनादेश को लेके आ रहे हैं वो एंटी दिल्ली और एंटी बीजेपी जनादेश है। लेट मी पुट इट दिस वे।
और अगर वो एंटी बीजेपी जनादेश है, उसमें बीजेपी के साथ में जाके सरकार बनाना वो उनके लिए थोड़ा सा कठिनाई भरा फैसला होगा अगर वो मौका पड़ता है। Correct. दूसरे शब्दों में बोलूं तो जम्मू प्रो बीजेपी जनादेश है, वैली एंटी बीजेपी जनादेश है, ये एक फैक्ट है, ठीक है ना। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, सरकार जो भी बनेगी वो केवल कश्मीर की सरकार नहीं हो सकती या केवल जम्मू की सरकार नहीं हो सकती। जैसे अगर आप यूरोप में देखें, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जहां पे नहीं है, जहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, वहां पे एक्सट्रीम राइट से एक्सट्रीम लेफ्ट मजबूर हो जाते हैं मिलकर सरकार बनाने के लिए, क्योंकि जनादेश वैसा होता है। करेक्ट। सवाल ये नहीं है कि कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है। सच्चाई तो ये है, जब रिजल्ट्स आएंगे तो आप देखेंगे कि जम्मू का जनादेश भाजपा को है और वैली का जनादेश नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबसे बड़ी पार्टी के नाते उन रीजन से। और जनादेश के अपमान न हो, जनादेश का सम्मान हो, इसकी परिभाषा तो ये है कि जो भी जहां पे जनादेश मिल रहा है उनको सत्ता में भागीदारी मिले, बराबरी से मिले। लेकिन उसके लिए जितनी बहादुरी चाहिए वो बहादुरी दिखाने के बाद में भी लोग इमोशनल होते हैं, उसको एक तरह से सजा मिलती है उस बहादुरी की जो पीडीपी को मिली, ठीक है ना। इसलिए लोग डरते हैं उस तरीके का एक्सपेरिमेंट करने में। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके ही जनादेश और लोकतंत्र मजबूत होता है। लोगों का भी जो एक क्या कहते हैं डाइजेस्टिव इश्यू जो है ना, वो मजबूत होता है इस तरह की राजनीति को लेकर के। क्योंकि कहीं ना कहीं वैली को भी समझ में आना पड़ेगा कि वो दिन लद गए जब आप अकेले सरकार बना के जम्मू पे हुकूमत कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जम्मू को समझ में आना पड़ेगा कि केवल 43 ही सीटें हैं जम्मू में, आप 43 की 43 भी जीत जाएं तो बिना वैली के 2 एमएलए लेकर के ये बगैर आप सरकार नहीं बने, बहुत खूब नहीं बन सकती। तो ये दोनों ही लोगों को, इस बात को जनता को भी समझना पड़ेगा कि सत्ता के इस भागीदारी में दो ध्रुवों को कहीं ना कहीं भूमध्य रेखा पे आकर मिलना पड़ेगा। ये भूमध्य रेखा कठिन भरी होती है, लेकिन लोकतंत्र के लिए, मजबूती के लिए, भविष्य के लिए, बेहतरी के लिए जरूरी होती है। बिल्कुल। आइए अब बात करते हैं हरियाणा की, और हरियाणा में सी वोटर का ट्रैकर क्या यशवंत जी यही दिखा रहा था? क्योंकि ये तो लहर है, ये तो बहुत क्लियरली, और आप रिपोर्टिंग देखें ग्राउंड से तो हम लोगों की रिपोर्टिंग में भी यही चीज देखने को मिल रही थी। डेसिमेशन हम किसका माने? इनेलो, जैसे कि मैं देखता हूं आपने जेजेपी को 0 से 2 सीटें दी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सर्वे हैं जो जेजेपी को अदर्स में शिफ्ट कर दिया। शून्य नहीं, वो शून्य इसलिए है क्योंकि जो प्रोबेबिलिटीज में आप सीट देते हैं ना, +-1 +-2 का आप रेंज लगाते हैं, तो जो शून्य पा रहा है उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी में 2 की सीट ऐड हो जाती है या 1 की सीट ऐड हो जाती है। अगर +-1 की भी रेंज, भाई आप अगर आप किसी से भी पूछें तो आप उसे 1 सीट का तो आप मार्जिन देंगे ना। आप बोले बीजेपी की अगर 30 सीट आपकी आ रही है, आप कहेंगे 29 से 31 के बीच में या 28 से 32 के बीच में, इतना तो मार्जिन हर किसी को बनता है। तो इस चक्कर में 0 से 2 भी आता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज को कभी इनकार नहीं किया। प्रोबेबिलिटी के खेल में 100% प्रोबेबिलिटी कभी किसी की मानी नहीं जाती है। वोट शेयर के बारे में बताइए यशवंत जी, जेजेपी किस हद तक ध्वस्त हुई है आपके सी वोटर में इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर? पूरी तरह ध्वस्त हुई है, पूरी तरह ध्वस्त हुई है। और जो वोट शेयर आप देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको दिखाई देगी कि बीजेपी का वोट शेयर बरकरार है। एक तरह से आप कहें तो बीजेपी दिल्ली की तरह से, दिल्ली में बीजेपी का 35-36% कोर वोट है। सत्ता में वो भले ही ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 35-36% वोट अब हरियाणा में भी कोर वोट शेयर। लेकिन क्या हुआ है, कांग्रेस के वोट शेयर में जबरदस्त जंप आया है, और वो लगभग जो ऑलमोस्ट 20% का जंप है, वो सीधा सीधा जेजेपी और अन्य के खाते से आया। इसका मतलब बहुत साफ है कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो पूरी तरह पोलराइज हुआ है। पिछली बार जेजेपी को जनादेश मिला था भाजपा के उम्मीदवारों को हरा करके एंटी बीजेपी, लेकिन वो जनादेश का अपमान करके चले गए बीजेपी के साथ में। इस बार लोगों ने समझ लिया है हरियाणा में कि अगर उन्हें बीजेपी की सरकार हटानी है तो उन्हें अपना वोट खराब नहीं करना है, और वो जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव है कांग्रेस, उसको उन्होंने वोट वो शिफ्ट किया। इसीलिए कांग्रेस के वोटों में इतना जबरदस्त इजाफा दिख रहा है। और अगर आप बेस्ट और वर्स्ट के सिनेरियो की बात करें संकेत, तो उसमें ये मैं आपको कह सकता हूं कि सारी की सारी मार्जिनल सीट्स अगर कांग्रेस हार भी जाए तो कांग्रेस सिंपल मेजॉरिटी पे है, और अगर सारी मार्जिनल सीट्स कांग्रेस के पक्ष में चली जाए तो कांग्रेस जो है एक ब्रूटल वन साइडेड लैंडस्लाइड की ओर अभी अग्रसरित है। तो ये जो आपका वोट शेयर है जो सी वोटर प्रस्तुत कर रहा है,
मैं क्या ये समझूं कि आप एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहे हैं जिसके हिसाब से एक सीट का प्रोजेक्शन 50 से 58 है, यानी कि अगर वो क्लोज सीटों के मामले में कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है सीटों के मामले। ऐसी कितनी सीटें हैं जहां पर क्लोज कॉन्टेस्ट है जो कि अगर कांग्रेस निकाल ले जाती है तो टोटल 18 सीटें हैं। उन 18 सीटों में से 8 सीटों पे कांग्रेस आगे है और 10 सीटों पे कांग्रेस पीछे। तो आप मोटे तौर पे अगर माने कि वो 10 नहीं 13 सीटों पे, मतलब 3 सीट पे अन्य और 10 सीट पे बीजेपी, ऐसे आप मोटे तौर पे माने जहां पे कांग्रेस पीछे है। तो अगर वो सारी की सारे कांग्रेस जीत जाती है तो आप कांग्रेस की टैली आप देखेंगे कि वो 65-70 तक टच कर जा रही। आप अगर सारी मार्जिनल्स को कांग्रेस के खाते में शिफ्ट कर दें। अब सवाल ये मार्जिनल में कॉन्टेस्ट यशवंत जी किसके साथ है? ये मार्जिनल का कॉन्टेस्ट अगेंस्ट बीजेपी है, अगेंस्ट और छोटे 18 में से 15 में बीजेपी के साथ में है, 3 में अन्य के साथ में। इंटरेस्टिंग। तो अब ये कहां नुकसान हो रहा है? ये शिफ्ट हो सकती है क्योंकि हमने कई बार देखा है पिछले 10 सालों में जहां पे बहुत स्वीपिंग वर्डिक्ट्स आए, वहां पे यही हुआ है कि जो मार्जिनल सीट्स हैं वो लीडिंग पार्टी की ओर गिरती चली गई फाइनल रिजल्ट्स आते आते, और एक तरह से मैंडेट मिल जाता है ऐसी स्थिति में। तो वो संभावना है, उसकी संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकता। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे यशवंत जी ये बताइए कि जैसे हरियाणा के एक ब्रॉड और डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा सी वोटर के जो फेलो हैं वो हम लोगों के साथ बहुत रेगुलरली पाठशाला एपिसोड करते हैं। 4 हिस्सों में उन्होंने हरियाणा को डिवाइड किया और उन 4 हिस्सों में उन्होंने एक सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कहां आपको लगता है ये जो जीटी रोड बेल्ट, मुख्य रूप से अर्बन बेल्ट, जहां पर ओबीसी, एससी ये फैक्टर्स बहुत मैटर करते थे, एंटी जाट फैक्टर बहुत मैटर करते हैं, साउथ हरियाणा, अहिरवाल बेल्ट, आपको लगता है यहां पर कांग्रेस ने सेंध मार दी जो बीजेपी का गढ़ हो गया था? जी, वहां पे सेंध मारी है और बीजेपी का जो भी आएगा बचा खुचा नंबर वो उन्हीं इलाकों से आएगा। बाय द वे, जो जिसे कह सकते हैं ना कि रॉक बॉटम नंबर भी बीजेपी का जो बचेगा वो उन्हीं जगहों पे से बचेगा। हाँ। अब दिक्कत उसमें बीजेपी के लिए ये हो गई है कि एक तो टर्नआउट इन इलाकों में कम हुआ है। अगर आप टर्नआउट देखें तो ग्रामीण हरियाणा में टर्नआउट ज्यादा हुआ है, शहरी हरियाणा में टर्नआउट कम हुआ है रिलेटिवली, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, बीजेपी का बहुत बड़ा सिरदर्द संकेत यह है कि उनके तमाम बड़ी तादाद में नकारा जो एमएलएज हैं जो फील्ड में काम नहीं करने गए, जिन्होंने पब्लिक के बीच में गए नहीं, या जनता ने यहां तक कहा कि बहुत ज्यादा अहंकारी हो गए हैं सब जीतने के बाद में, उनके ऊपर बीजेपी बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाई से मेरा तात्पर्य यह है कि बड़ी तादाद में टिकट भी काट दें या बैठा दें, उतना ज्यादा काम नहीं हो पाया। और जैसा आपने लोकसभा चुनाव में देखा, 10 में से 6 कैंडिडेट बीजेपी के इंपोर्टेड थे, और इंपोर्टेड कैंडिडेट देने से जो जनता का और कार्यकर्ताओं का गुस्सा होता है, और वो कार्यकर्ता गलत नहीं होता। आखिर अशोक तंवर जी क्या हुआ, चुनाव प्रचार के 2 घंटे करते करते जो है 2 घंटे में जो है बीजेपी से कांग्रेस के हो गए। बीजेपी को पता लगा क्या? तो आप अपने कार्यकर्ताओं को पीछे करके आप जब इंपोर्टेड लोगों को तरजीह देंगे, जो अभी हमारा लास्ट एमओटीएन था इंडिया टुडे के साथ में जो लोकसभा चुनाव के बाद में किया, उसमें एक सवाल ये हमने संकेत पूछा था, और खासतौर पे भाजपा के वोटर्स से, कि उनके हिसाब से भाजपा का अपेक्षाजनक परिणाम क्यों नहीं आया उनके हिसाब से। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो लोगों ने बोला वो इंपोर्टेड नेता और बाहर के लोगों को बढ़ाने का बताया भाजपा के वोटर्स ने। तो मुझे लगता है कि ये वो जो पार्टी विद द डिफरेंस की बात थी संकेत, कहीं ना कहीं बीजेपी ने चुनाव जीतने की तमाम राज्यों में जो कवायदें अलग अलग की, उसमें उस ब्रांड को बहुत डाइल्यूट किया। यशवंत जी, आपको नहीं लगता है एक थोड़ा सा विरोधाभास है यहाँ पर? क्योंकि एक तरफ तो आपने बोला बीजेपी ने अपना वोट शेयर मेंटेन किया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी की नाराजगी थी कि उसका वोटर आया ही नहीं और उसकी वजह से, और उनके कार्डर में भी निराशा थी, तो वो उस तरीके का मोबिलाइजेशन नहीं हुआ। तो आप वोट शेयर मेंटेन कौन सा रिटेन किया संकेत? वोट शेयर कौन सा रिटेन किया? लोअर साइड का 35-36%, ओके। हायर साइड का कितना है? 55%। वो 2019 में बीजेपी को 58% वोट मिले थे हरियाणा में। तो वो मलाई, जो ऊपर की मलाई थी वो चली गई, अब केवल कोर बचा है। तो मलाई या ऊपर की जो आती है आपके पास में, जो आपसे आकर्षित, पार्टी विद द डिफरेंस के नारे पे आकर्षित होके आती है,
आप अगर सोचते हैं कि अजीत पवार को आपने महाराष्ट्र के इक्वेशन के तहत लेके आए, लेकिन आप सोचते हैं कि अजीत पवार के आने से भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आपका ब्रांड हरियाणा में डाइल्यूट नहीं होगा, तो ये आप गलत सोचते हैं। या गुरमीत राम रहीम के हरियाणा में निकालने से महाराष्ट्र में आपकी छवि महिलाओं के मुद्दे पे तार तार नहीं होगी, तो भी आप गलत सोचते हैं। ये आज की तारीख में दुनिया ऐसी है जहां पे दुनिया की किसी एक खबर के ऊपर पूरी दुनिया में चर्चा हो जाती है, और आप सोचते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र एक दूसरे पर असर नहीं पड़ेगा, तो ऐसा होता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम चीजें जो चुनाव जीतने के लिए जो स्ट्रेटजीज बनाई गई बीजेपी की ओर से शुरुआत के 10 साल में, तो उनको बड़ी अच्छी लगी क्योंकि जीता उन्होंने चुनाव बहुत सारे। हरियाणा में भी उन्होंने अपने आप चुनाव जीता, बहुत बड़ी बात थी 10 साल पहले, छोटी बात नहीं थी। अदरवाइज वो हमेशा आईएनएलडी की पिछलग्गू पार्टी की तरह से ही बनी रहती थी। करेक्ट। त्रिपुरा से लेकर के हरियाणा तक के जो नई टेरिटरीज बीजेपी ने खोली, उसमें तमाम स्ट्रेटजीज का योगदान था, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, सत्ता में आने के लिए। लेकिन सत्ता में फिर बने रहने के लिए जितनी कवायद एक्स्ट्रा जो स्ट्रेटजीज लगाई गई, उससे ब्रांड बीजेपी डाइल्यूट हुआ, खासतौर पे उन मतदाताओं में जो कांग्रेस को छोड़कर पार्टी विद द डिफरेंस के मद्देनजर या उसको देखते हुए बीजेपी की ओर स्विंग होते थे। अगर उन्हें पार्टी विद द डिफरेंस नजर नहीं आएगी, तो फिर कौन रिपोए हमें कहानी वाले अंदाज में जब इच्छा होगी तो वो कांग्रेस की ओर भी शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आपने अलग अपना पार्टी का अलग तरीके से अपने चरित्र चिंतन जो आप कहते हैं अलग नहीं बना के रखा, तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा। और ये नुकसान अब भारी पड़ रहा है, क्योंकि ये नुकसान अब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के बावजूद भी इलेक्टोरल उसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा। ये बड़ी बात है। अभी तक क्या था कि तमाम नेगेटिव चीजें के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का प्लास्टर लगा दिया और नीचे की फॉल्ट लाइन नीचे रह गई, ऊपर से प्लास्टर लग गया पॉपुलैरिटी का। तो जिन राज्यों में प्लास्टर लग गया वहां पे चल गया। जहां पे प्लास्टर के बावजूद भी फॉल्ट लाइन दिख रही है, वहां प्रॉब्लम, तो वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत होगी बीजेपी। अब ये सवाल मैं अभी लास्ट के लिए रखूंगा। एक सवाल और आपसे हरियाणा के लिए पूछना चाहता हूं, और वो ये है कि अभी आपने बताया कि बीजेपी की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को वो ठीक से संभाल नहीं पाए, ऊपर से लोग लेते आए, वोटर्स को बहुत भारी तादाद में अपने कोर एरिया में निकाल नहीं पाए, तो वो जो क्रीम था वोटर का, वो जो आपको 50% वोट शेयर पर लेकर के जाता या 45% ब्रीच करता, वो आपको नहीं मिला। आपका कोर वोटर बस आपके पास रहा। क्या ये वजह था, या एंटी इनकम्बेंसी थी, या एक प्रो कांग्रेस लहर थी? इन तीनों में से आप इन अ पेकिंग ऑर्डर हरियाणा में क्या होते देखते हैं? आई थिंक सबसे पहली बड़ी बात एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि 10 साल सत्ता में रहने के बाद में भारत में केवल 4 ही राज्य ऐसे हैं जहां 10 साल से ज्यादा प्रो इनकम्बेंसी का हमको सलीका देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें से एक अभी बदल गया लंबे समय के बाद में उड़ीसा, लेकिन उड़ीसा, बंगाल, बिहार नीतीश कुमार के कारण, या गुजरात, ये केवल 4 ही राज्य हैं ऐसे जहां पे उससे तो 10 साल की इनकम्बेंसी के बाद में 99% सरकारें मुंह के बल गिर जाती हैं। तो पहला तो बड़ा ये। दूसरा, वो गिरने में एक वजह आपकी जो मैंने बोला कि पार्टी विद द डिफरेंस का डाइल्यूट होना, एक ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पैन इंडिया मतलब उनको प्रॉब्लम करेगा। ये जस्ट केवल हरियाणा तक सीमित नहीं। यही मेरा आखिरी सवाल। तीसरा, इन सब के ऊपर जो भारी भी लगती है बातचीत, वो आपने जो मुद्दे गिनाए ना अभी, वो किसान, जवान, पहलवान, ये तीनों बातें, नैरेटिव बिल्डिंग, ये अपनी जगह पे उतना भी सही है, ये बात गलत नहीं है, क्योंकि ये चीजें ऐड करती हैं मोमेंटम में, आपके मोमेंटम को और ज्यादा बढ़ाती या घटाती हैं आप जब उस तरीके से जाती हैं। लेकिन ये चेरी ऑफ द टॉप है, कोर में एंटी इनकम्बेंसी है। इसलिए अगर आप सामान्य रूप से आप क्षेत्र में गए हैं तो आप भी पाएंगे, अभी मैं दूसरे शो पे भी था, तो जितने भी रिपोर्टर्स हैं, कल मैं जब इंडिया टुडे बात कर रहा था तो उनकी भी रिपोर्टर्स की पूरी टीम जो वहां पे थी वो यही कह रही थी कि दिस इज मोर ऑफ अ नेगेटिव मैंडेट देन अ पॉजिटिव मैंडेट। मतलब गुस्से का इजहार ज्यादा है। तो वो यशवंत जी, मुझे आप ये बताइए, इतने चुनाव आपने कवर किए हैं, क्या हर मैंडेट गुस्से का इजहार नहीं होता है? 2014 में was it a मोदी मैंडेट और एंटी यूपीए 2 मैंडेट? चिढ़ गए थे लोग एंटी यूपीए 2। लेकिन होता क्या है कि गुस्से के इजहार को जब आप एक अल्टरनेटिव में कोई बड़ा नेता या कोई मिलता है तो वो पॉजिटिविटी में भी कन्वर्ट होता है।
उस तरीके से कि देन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग बेटर। अब जैसे यहां के केस में, हरियाणा के केस में, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि कांग्रेस को जो ये जबरदस्त सफलता हासिल होने की उम्मीद है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हुड्डा साहब का है, क्योंकि हुड्डा साहब की लोकप्रियता या उनको चीफ मिनिस्टर जो बनाना चाहते हैं वो एक बड़ा एंगल है उसमें। अब कल मुझसे एक सवाल ये भी पूछा गया कि ये कांग्रेस की जीत है कि हुड्डा की जीत है। अब ये बड़ा अजीब सा टेढ़ा सवाल है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये साइकिल के दोनों पहिए वाला। अगर कांग्रेस को ये लगता है कि बिना हुड्डा के हम जीत जाएंगे तो वो गलतफहमी में है, हुड्डा साहब को लगता है कि बिना कांग्रेस के हम जीत जाएंगे तो वो भी गलतफहमी में। दरअसल मैंडेट और लीडरशिप ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जब केवल मैंडेट नेगेटिव पे होता है तो उसमें लीडरशिप नहीं आती, लेकिन यहाँ के केस में केवल नेगेटिविटी नहीं है, नेगेटिव एस्पेक्ट अगेंस्ट बीजेपी है, लेकिन हुड्डा साहब की लीडरशिप के लिए एक पॉजिटिव मैंडेट भी। करेक्ट करेक्ट। अब मेरा आखिरी सवाल यशवंत जी, आपका क्योंकि ट्रैकर हर जगह चलता रहता है और रोज चलता है, तो ये अकेला चुनाव नहीं है अभी जो होना है, अभी झारखंड होना है, अभी महाराष्ट्र होना है, अभी दिल्ली होना है। ऐसे में क्या हम ये समझें कि एक तरफ बिहार होना है 2025 में, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको ये लगता है कि एक वक्त होता है जब आप कुछ भी कर लें तो सब चीज ऐतिहासिक और मास्टर स्ट्रोक चली जाती है आपके लिए, और फिर एक ऐसा वक्त राजनीति में आता है कि फिर आप कुछ भी कर लें, अपना बेस्ट से बेस्ट डिसीजन ले लें, जब आपका ग्राफ नहीं उठना तो नहीं उठना। तो आपको लगता है बीजेपी आपके ट्रैकर में कुछ ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए, अभी इन राज्यों की जहां की बात की आपने, 6 चुनाव हैं टोटल, मतलब जिनके रीता जी अगले 6 महीने में सारे आपके आने हैं, अभी से लेके बिहार तक। उसमें झारखंड को छोड़ दें तो बीजेपी के लिए शुभ समाचार और कहीं पर फिलहाल आज की तारीख में आंकड़ों में नहीं दिख रहा है। और ये आपका कहना सही है कि परिस्थितियां जो बनती हैं, जब एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह से आप झेल रहे होते हैं, आपको परफेक्ट स्टॉर्म ऊंचाई पे भी ले जाता है, परफेक्ट स्टॉर्म नीचे भी लाता है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल इन सभी जगहों पे अपोजिशन के लिए ज्यादा बेहतर समय, अच्छा समय आ रहा है। अगर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर वो ना करें तो सभी जगहों पे उनके हाथ में सत्ता आने की इनकी संभावना है, वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे इवन दिल्ली हो फॉर दैट मैटर। अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी कोई दिल्ली में कम हो गई है, ये गलतफहमी किसी को नहीं रखनी चाहिए। मतलब खासतौर पे ये ध्यान में रखते हुए कि उनके खिलाफ बीजेपी का कोई चेहरा नहीं। जो वैक्यूम ऑफ लीडरशिप की हम बात करते हैं, जो बीजेपी को बहुत बार फायदा करता है, बहुत सारी जगहों पे दिल्ली में नुकसान भी कर रहा है, कोई इनके पास में चेहरा भी नहीं है देने के लिए अरविंद केजरीवाल के सामने। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इन सभी जगहों पे नेगेटिविटी का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब राष्ट्रीय लेवल पे उसका कितना इम्पैक्ट, जैसे नतीजे आएंगे, पड़ेगा, ये तो देखने में समझ में आएगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पे उसका कोई असर पड़ता है इन नतीजों का, वो हमें देखना होगा, ट्रैक करना पड़ेगा। फिलहाल अभी तक तो नहीं लग रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में भी जो ट्रैकर चलते रहे, उसमें उनकी लोकप्रियता कुछ कम हो गई हो बहुत ज्यादा, ऐसा अभी फिलहाल हाँ कम हुई है, डेंट पड़ा है निस्संदेह, लेकिन ये उस तरीके का डेंट नहीं है जो आप कहें कि बिल्कुल धराशायी हो गया वाले अंदाज वाला डेंट नहीं। और वहां पर राष्ट्रीय लेवल पे क्या है कि आपके सामने राहुल जी का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन वो अपने खोए हुए ग्राफ को वापस पाने की सीमा तक बढ़ा है। अभी वो अरविंद केजरीवाल की नंबर अपनी ओर खींचने में कामयाब हुए हैं, ममता बनर्जी के नंबर अपनी ओर खींचने में कामयाब हुए हैं, अभी वो नरेंद्र मोदी के नंबर अपनी ओर खींचने में कामयाब नहीं हो पाए। अब इन चुनावों से क्या उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, वो नंबर खींचते हैं क्या, ये एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट है। वो इसीलिए ट्रैकर्स की अपनी भूमिका है और उसकी उपयोगिता है कि आप रोज नापिए, रोज देखिए कहाँ पर बदलाव क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो उस पर निगाह रखेंगे और अपन लोग बात करेंगे। जब भी ऐसा होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। बिल्कुल। यशवंत जी, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमेशा मजा आता है आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। बहुत